हेमंत अत्री जी, नेता प्रतिपक्ष कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, और जब विपक्ष मजबूत होता है तो वो सरकार को तलवार की नोक पर ही रखता है, जो खुद मोदी ने कहा था एक इंटरव्यू में तलवार की नोक पर रखना चाहिए। आज उनको इसका अंदाजा हो गया होगा। हिंदुओं के कस्टोडियन होने से लेकर, और आरएसएस हिंदुओं की कस्टोडियन नहीं है, इससे लेकर तमाम जो धर्म से लेकर हर तरह की जो राजनीति है और तमाम देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन सब पर राहुल गांधी ने आज ऐसा घेरा है कि प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री, कृषि मंत्री और तमाम कैबिनेट उठ खड़ी हुई। आज की जो ये पूरी बहस हुई है अब तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को और उनके पूरे सिस्टम को जिस तरीके से सीधे निशाने पर लिया है, ये मोदी के 10 साल के कार्यकाल पहले वाले में और अब इसमें अब तक ये ना भूत है ना भविष्य में। और इसका सबसे बड़ा कारण है लोकसभा का बदला हुआ गणित। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज लीडर ऑफ अपोजिशन के पूरे भाषण के दौरान ना केवल मौजूद रहे खुद व्यक्तिगत तौर पे, जो बहुत ही रेयर और रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, वो आमतौर पर बोलना पसंद करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते, सारा देश जानता है इस बात को। जिस तरीके से उन्होंने पूरा भाषण सुना, और कमाल की बात ये हुई, आज आपने पहली बार देखा होगा कि मोदी जी बीच में 2 बार खड़े हुए और दोनों बार उन्होंने क्या इंटरवेंशन की। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डर और हिंसा फैलाती है। ये कोट अनकोट संसद के रिकॉर्ड के अंदर है, आप सारी क्लिपिंग्स निकाल के देख लीजिए। मोदी जी ने क्या कहा कि आप सारे हिंदू समाज को हिंसा फैलाने वाला बोल रहे हो। वो भाजपा को कह रहे हैं, वो मोदी को कह रहे हैं, वो आरएसएस को कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि आप हिंदू समाज को कह रहे हैं। और कमाल देखिए, राहुल गांधी का भाषण खत्म हुए अभी 20 से 25 मिनट हुए हैं, और इस देश की पूरी आईटी सेल इंक्लूडिंग यूएस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने मोदी की वही लाइन पकड़ ली है कि हिंदू समाज को हिंसक कहा है। आप ट्वीट देखिएगा। ये है इस सरकार का नैरेटिव बिल्डिंग। जब आपके पास अपनी डिफेंस में कहने के लिए कुछ नहीं है तो आप घटिया चीजों पर उतर आते हैं। और ये शुरुआत किसने की? खुद प्रधानमंत्री खड़े हुए। राहुल गांधी ने कहीं ये नहीं कहा कि हिंदू समाज हिंसा फैलाता है, डर फैलाता है, नफरत फैलाता है। प्राइम मिनिस्टर खुद इंटरवेंशन कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि देखिए हिंदू समाज को हिंसक बता रहे हैं, जबकि दैट वाज नॉट द केस। और उसके बाद की जो पूरी स्थितियां हैं, 2-3 चीजें बड़ी साफ हुई बुशरा जी आज, अगर आप नटशेल में बात करेंगी। एक तो जो प्रधानमंत्री की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना, वो आज बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई है। ये आप मानना पड़ेगा आपको कि प्रधानमंत्री को खुद 2 बार इंटरवीन करना पड़ा। ये अलग बात है कि उनकी इंटरवेंशन इफेक्टिव नहीं थी, वो फार्स थी, और वो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट संसद के पटल पर दिखाना चाहते थे, जबकि हिंदुओं की तो बात ही नहीं थी। वो तो बात बीजेपी की थी, वो तो बात आरएसएस की थी कि वो भय बेचते हैं, डर बेचते हैं, विभाजन करते हैं। वो सारी बातें उन पर थी, और मोदी जी ने उसको क्या ट्विस्ट किया कि देखिए हिंदुओं को हिंसक कह रही है। पहली बात कि पीएम को पूरा भाषण सुनना पड़ा, 2 बार खुद इंटरवीन करना पड़ा, बेशक वो इफेक्टिव इंटरवेंशन नहीं थी और वो फार्स थी, इसको कहने में कोई शक नहीं है, आप कोट अनकोट निकाल लीजिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक था, राहुल गांधी ने शायद पिछले 10 साल का ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा जिसपे सरकार की खाल नहीं उतारी। आज हर एक मुद्दे पर, नोटबंदी से लेकर के, अविनाशी जी से लेकर के, नॉन बायोलॉजिकल से लेकर के, हर उस मुद्दे पर उन्होंने हिट किया जहां वो हर्ट करता है। और वो सीधा सीधा मोदी जी की बड़बोलेपन पर हिट करता है, उनकी नीतियों पर हर्ट करता है, और उनकी कार्यशैली पर हर्ट करता है। टू दैट एक्सटेंट उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी वालों डरो मत, आपके तो कैबिनेट मंत्री भी डरते हैं, आप सांसद भी डरते हैं, सारी पार्टी डरती है। तो उन्होंने आज कहीं ना कहीं उनकी दुखती रग, ना केवल देश की दुखती रग पकड़ी है, बल्कि बीजेपी की भी दुखती रग पकड़ी है। और जिस तरीके से बीच में कभी राजनाथ सिंह खड़े होते थे, कभी अमित शाह बार बार खड़े होते थे, और बाद में तो कमाल ही हुआ, जब राहुल गांधी का भाषण खत्म हो गया तो अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने स्पीकर को रूल दिखाते हुए कहा कि इन सारी बातें जो कही गई हैं, इनको ऑथेंटिकेट कराने के लिए कही आप लीडर ऑपोजिशन को। वो तो स्वाभाविक है, वो कहेंगी। जिस तरीके से आज पूरी ये तकरीर हुई, आपने देखी पूरी बुशरा जी, ऐसी तकरीर बहुत लंबे समय बाद देखी गई। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या क्या इसमें हुआ, एक तो जो कि जितना भी राहुल गांधी बोले हैं, जितनी देर भी, 1.5 से पौने 2 घंटे के आसपास, पूरे टाइम अपोजिशन को, जो लीडर ऑफ अपोजिशन को किस तरीके से हैकल किया गया, बोलने नहीं दिया गया। कभी स्पीकर बीच में इंटरवेंशन करते थे, कभी एमपी शोर मचाते थे,
कभी रक्षा मंत्री, कभी गृह मंत्री, कभी खुद प्रधानमंत्री इंटरवीन करते थे। तो क्या अब जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे अभिभाषण का, आपको क्या लगता है कि विपक्ष इनको ऐसे ही जाने देगा क्या? तो हंगामे की भूमिका लिख दी गई है। जो एक पटकथा होती है ना, कि जब लीडर ऑपोजिशन बोल रहा है आप उसको नहीं बोलने दे रहे हैं, तो आपको कौन बोलने देगा? या आपकी जब आप बोल रहे होंगे तो आपके में शोर शराबा होगा। दिस इज अनफॉर्चुनेट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस चीज को अभी तक बीजेपी बुनाती आई है वो है धर्म। आज राहुल गांधी ने उस धर्म की भी व्याख्या कर दी, चाहे वो हिंदू धर्म था, चाहे मुस्लिम धर्म था, चाहे सिख धर्म था, चाहे क्रिश्चियन धर्म था, वो अभय मुद्रा के जरिए या तमाम उनकी प्रीचिंग्स के जरिए। वो जो पूरा भाषण था उन पे आप अगर आप देखेंगी, पहला था भय, जो इस सरकार की यूएसपी है, जो ये सरकार भय ही बेचती आई है 10 साल से, कोई भी हो जाए। दूसरा था सच्चाई, जो सरकार इस सच्चाई से ही सबसे ज्यादा डरती है। सच्चाई और तथ्यों पर ये सरकार कभी बात नहीं करती। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वो बार बार कह रहे थे, कि संविधान के प्रति आपकी निष्ठा या देश के प्रति आपकी निष्ठा। तो कोई भी एक ऐसा सवाल, जैसे मणिपुर की बात आई, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को सांप सूंघ गया। किसान आंदोलन के ऊपर उन्होंने जरूर इंटरवेन करने की कोशिश की। शिवराज चौहान की स्टेटमेंट में मुझे हंसी आ रही थी जब वो इंटरवेंशन कर रहे थे, कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं और किसानों को लागत प्लस 50% मुनाफा दे दिया गया है एमएसपी को। अगर वो दे दिया गया है तो किसान क्यों बैठे हुए? तो शिवराज चौहान, जो मोदी के सबसे बड़े भुक्तभोगी और पीड़ित रहे, इतना बड़ा वो बहुमत मिलने के बाद भी उनको सीएम नहीं बनाया, अब कृषि मंत्री बनाए गए हैं दिल्ली में, और वो गलत तथ्यों के साथ। वो बताएं कौन सी लागत थी जिसके ऊपर 50% मुनाफा दे दिया गया? वो फार्मूला कौन सा दिखाया? बताना चाहिए उनको देश को। वो संसद के पटल पर ये बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें बुशरा जी आज ऐसी हुई हैं, जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। तो आने वाले समय का ये परिचायक है कि मोदी जी की राह इस तीसरी टर्म में आसान नहीं रहने वाली है। वो तथ्यों पे भी गिरेंगे, वो नीतियों पे भी गिरेंगे, वो अपने बड़बोलेपन पर भी गिरेंगे। और आज आपने राज्यसभा में कमाल देखा कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं, खड़गे साहब ने क्या कहा कि उन्होंने जायब लिया और चेयरमैन समझ नहीं पाए। स्पीकर साहब ने, खड़गे साहब ने कहा कि आप अपने वोट बैंक के सामने मुजरा कीजिए, और जो चेयरमैन थे वो भड़क पड़े। उन्होंने कहा कि दिस इज डेफेमेटरी, दिस इज डेरोगेटरी। तो खड़गे साहब ने कहा ये मेरी भाषा नहीं है, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। तो आज दोनों ही सदनों के अंदर सरकार की बढ़िया तसल्ली से सेवा की गई है, और उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं बड़बोलेपन पर, उन्हीं सारी बातों पर जो प्रधानमंत्री जिसको अब तक अपनी रिस्ट पे पहन के घूमते थे, वो आज एक्सपोज हो गया। और एक्सपोज भी इस एक्सटेंट तक हो गया कि शिवजी की प्रतिमा, वो जो फोटो दिखाने पर भी स्पीकर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। वो ये कहें कि मत दिखाओ तो समस्या है, और दिखाने दे तो समस्या है। बीजेपी वाज कंप्लीटली ऑन बैकफुट। तो आज भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से ऑफ गार्ड पकड़ी गई बुशरा जी, और ऐसी बातों पर पकड़ी गई जो उन्होंने सोचा नहीं था अभी तक। आज अब कमाल देखिए, राहुल गांधी ने जब अपना भाषण समाप्त किया तो उन्होंने कड़वाहट दूर करने की कोशिश की एज ए स्टेट्समैन पॉलिटिशियन। उन्होंने कहा कि हम शत्रु नहीं है, हम हर चीज पे आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप मुझे आधी रात बुलाओ तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, और आपको 240 सीट मिली है, आपकी सरकार है, हम खुश हो या ना हो, लेकिन हम आपको बधाई देते हैं। इसके बावजूद भी उनको ये कहना पड़ा कि बधाई तो ले लीजिए। तो एक पॉजिटिव नोट पर खत्म किए गए भाषण पर भी बीजेपी की जो कटुता है वो खत्म नहीं हुई। खुद गृह मंत्री खड़े हुए और स्पीकर को कहा कि साहब जो कुछ एलओपी ने कहा है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए। वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है कि ऑथेंटिकेशन तो करना ही पड़ेगा जो कुछ आपने कहा। लेकिन ये दिखाता है भाजपा की मनस्थिति कि कैसे वो पहली बार डिफेंसिव पे दिखी, कैसे पहली बार मोदी को पूरे टाइम बैठना पड़ा, कैसे उनकी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन नहीं, पूरी कंप्लीट पार्लियामेंट्री पार्टी को डिफेंसिव पर आकर के जवाब देने की कोशिश करनी पड़ी। मोदी जी को कभी आपने किसी दूसरे के भाषण में इंटरवीन करते हुए नहीं देखा होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है, ये आने वाले दिनों का संकेत है मित्रों। जी बिल्कुल, आज आने वाले दिनों का संकेत पूरी तरीके से देखने के लिए मिल गया, और इंतजार था कि जब राहुल गांधी बोलेंगे एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान के बाद, तो वो कैसे बोलेंगे। और आज हमने देखा कि जब राहुल गांधी बोले तो वो बोले नहीं बल्कि गरजे, और ऐसे गरजे कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठी है। उनके पास जवाब देते नहीं बन रहा है, वो बार बार अपने डिफेंस में उठते हैं, कभी रक्षा मंत्री उठते हैं, कभी गृह मंत्री
मंत्री उठते हैं, खुद प्रधानमंत्री 2 बार, कृषि मंत्री और पूरा का पूरा जो उनका कैबिनेट है, पूरे तमाम जो 240 उनके एमपी हैं, सब एक तरह से तिलमिला उठते हैं, लेकिन कोई जवाब उन्हें देते नहीं बनता है। आज कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जो राहुल गांधी ने ना उठाया हो, चाहे वो युवाओं का है, महिलाओं का है, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, धर्म के नाम पर होती राजनीति का, किस तरह से राम मंदिर के नाम पर जो राजनीति की गई उसको एक दलित चेहरे ने कैसे धराशायी कर दिया, कैसे बचकर निकले हैं नरेंद्र मोदी 1.5 लाख से जीतकर। हर उस चीज पर हेमंत जी आज वार किया है जो कि बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला है। और जो सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात है उसमें अयोध्या का एग्जाम्पल, उसमें वाराणसी के बचकर निकले हैं, उसमें ये कि आप हिंदुओं के कस्टोडियन नहीं हैं, हिंदुओं के कस्टोडियन बनना बंद करिए। आरएसएस का मतलब पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी का मतलब पूरा हिंदू समाज नहीं है, और बीजेपी और का मतलब पूरा देश भी नहीं है। कि अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप देश को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और आज जो आईना दिखाया गया है, अब हेमंत जी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ रही होगी नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट को कि जवाब कैसे दें वो। एक गंभीर दिखना 24 घंटे और एक खास अंदाज में बैठना, वो उसको हिट कर रहे थे कहीं ना कहीं कि देखिए ये हंस भी नहीं रहे, मुस्कुरा भी नहीं रहे, इतने गंभीर हैं। और तमाम ऐसी बातें जो मोदी जी, क्या कोई भी व्यक्ति होगा, आम जन सामान्य भी, जो उसने बातें कही हैं, अगर उसी पे उसकी खाल उतारी जाए तो स्वाभाविक है कि वो ज्यादा पीड़ा देती है। आज दोनों सदनों में वही हुआ है। खड़गे साहब ने भी वही किया मुजरे वाली बात को लेकर के, आरएसएस को लेकर के। मुझे ये बताइए कि आरएसएस के बारे में बोलना कुछ गलत है क्या? जो बात सरदार पटेल ने कभी कही थी वही बात तो लीडर ऑपोजिशन कह रहे हैं, और उस सारी बात को एक्सपेंड करवा दिया चेयरमैन साहब ने। तो ये क्या है? चेयर का भी रवैया है खास तौर पर। लेकिन इस बार ये चीजें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। आप सदन के रिकॉर्ड से हटवा सकते हैं चीजों को, लेकिन लोगों की स्मृति से नहीं हटवा सकते। जब तथ्यों पर बात की जाती है और एक नैरेटिव के तहत बात की जाती है, तो अपोजिशन ने एक नैरेटिव बिल्ड किया है। मोदी जी अब इसका क्या जवाब देंगे सबको पता है, उसी हाई हेडेडनेस के साथ, उसी एरोगेंस के साथ, उन्हीं जैसे हिंदुओं वाला जो मैंने आपको बात कही, वो मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ कि पूरी बीजेपी ने उसको उठा लिया है कि देखिए हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं, जबकि उन्होंने कई हिंदुओं को हिंसक नहीं कहा। उन्होंने भाजपा को हिंसक कहा, आरएसएस को हिंसक कहा, मोदी सरकार को हिंसक कहा। और मोदी सरकार हिंदुओं की रिप्रेजेंटेटिव कब से होगी, या मोदी जी खुद कब से हो गए, या आरएसएस कब से ठेकेदार हो गया हिंदुओं का? तो यही तो बात उन्होंने कही। अब बीजेपी उसको अपने गोदी मीडिया के जरिए, अब देखिएगा उसका शाम तक क्या उसका बतंगड़ बनाएंगे। यही इनकी यूएसपी है। तथ्यों पर इनको बात ना करनी आती है, ना ये करेंगे। और मोदी जी के जो जवाब आएगा उसमें आप देखिएगा कि उसमें जो कल आप जो वो बोलेंगे, आज शाम को बोलेंगे, तो उसमें जो डिस्कोर्स का लेवल है वो आप ऑब्जर्व कीजिएगा, वो इसको कहाँ लेकर के जाते हैं। जी पहली बार मुझे जो अपने जो चेयर है, खासतौर पर जो अपने ओम बिरला साहब है, उनको मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो असहाय महसूस कर रहे अपने आप को। बार बार कभी राजनाथ सिंह उठकर कह रहे थे, कभी अमित शाह कुछ कह रहे थे कि इनको ऐसा कीजिए, इनको ऐसा कीजिए, लीडर ऑपोजिशन को ये कीजिए, और वो इफेक्टिव इंटरवेंशन नहीं कर पा रहे थे। उसका कारण केवल क्या है कि वो निष्पक्ष दिखने की कोशिश करना उनकी मजबूरी है। अब उन्होंने 2 बार ये स्पष्ट किया कि देखिए मेरे पास माइक का कंट्रोलर नहीं होता है, मेरे पास कैमरे का ये कंट्रोलर नहीं होता है। वो अननेसेसरी की बात है। वो अगर वो इस मामले को लेकर सीरियस है तो इसको फिक्स करने में 2 मिनट से ऊपर नहीं लगते। केवल साउंड टेक्नीशियन को ये बताना है कि ये चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए, और वो हो जाएगा। आपको भी पता है इस बात का। लेकिन उसको करने की बजाय वहां स्पष्टीकरण ये दे रहे हैं कि मेरे पास माइक का कंट्रोलर नहीं है या कैमरे का कंट्रोलर नहीं है। एवरीबडी नोज इट कि ये नहीं है। तो आज कहीं ना कहीं जो ओम बिरला साहब हैं, स्पीकर साहब हैं, वो भी मुझे कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आए। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो मोदी जी की प्रोटेक्टिव कवरिंग थी ना, जो एक ऐसे बहुमत की थी कि विपक्ष हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था। और जिस तरीके से महुआ मित्रा खड़ी होते ही जाइब ली, जो प्रधानमंत्री जाने लगे कि सर प्लीज मेरा भाषण सुन जाइए, मेरी बात सुन जाइए, आप तो मेरी कंस्टिट्यूंसी में 2 बार आए थे। वो भी एक तरीके से एक कुछ खास चीज कह रही थी, और वो कहने का अंदाज सारे देश ने देख लिया। मोदी जी का आज सदन के टाइम अपोजिशन एलओपी के भाषण के दौरान बैठे रहना, 2 बार इंटरवेंशन करना, पूरी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का कोशिश करना कि वो इंटरवीन करें, और स्पीकर का बार बार जिस तरीके की इंटरवेंशन थी, टाइमली अनटाइमली, वो बहुत सारी बातें कह रहा है। और वो कह क्या रहा है कि विपक्ष को इस बार शायद उतना मजल सरकार नहीं कर पाएगी
जिसकी वो आदी रही है पिछले 10 साल में। और ये आपने पिछली बार क्या देखा था, इस देश के कानून से लेकर के जो तीनों कानून थे, चाहे भारतीय दंड संहिता थी, चाहे न्याय संहिता थी, जो भी तीनों के तीनों, उसको जिस तरीके से सैकड़ों सांसदों को सस्पेंड करके और जिस तरीके से पिछले दरवाजे से पास कराया गया था, या किसान बिलों को जिस तरीके से पास करवाया गया था, एक बात तो बड़ी स्पष्ट आज दिख रही है कि कितनों को सस्पेंड कर देंगे आप। एक लोकलाज भी होती है ना, संख्या बल भी सामने दिखता है। तो इस बार मुझे लगता है कहीं ना कहीं चेयर भी असहाय रहेगी बियॉन्ड ए पॉइंट। वो जो कुछ उनको अपना करना है वो करते रहेंगे, लेकिन जो पिछली बार करते थे वो शायद नहीं हो पाएगा। और इस पूरी बात का श्रेय जाता है इस देश की जनता को। उन्होंने बेशक तमाम नाकामियों के बावजूद मोदी सरकार को तीसरी बार सरकार बनने का मौका दे दिया, लेकिन उस पर इतना इफेक्टिव चेक दे दिया अपोजिशन की संख्या बल के तौर पे कि सरकार को कदम कदम पर ठिठक कर सोचना पड़ेगा और दिमाग लगाकर, पिछली बार की तरह नहीं होगा कि जो मर्जी आया कर दिया, जिस तरीके से हाँक लिया। इस बार ना वो सदन को हाँक सकते हैं और ना देश को हाँक सकते हैं। कम से कम इस संख्या बल ने आज की कार्रवाई में ये चीज साबित की, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा। नहीं, उस ठेकेदारी को रीस्टेब्लिश करने की कोशिश उसी समय शुरू हो गई। अगर आपने देखा हो, राहुल गांधी 3:45 3:50 में भाषण देके हटे, और निर्मला सीतारमन का ट्वीट देखिए आप, और उससे पहले प्रधानमंत्री की इंटरवेंशन देखिए आप। राहुल गांधी ने कहा कोट अनकोट कि हिंदू धर्म के नाम पर हिंसा फैलाती है भाजपा, हिंसा फैलाता है आरएसएस, और हिंसा फैलाते हैं मोदी जी, नफरत फैलाते हैं। मोदी जी ने क्या इंटरवेंशन किया कि देखिए पूरे हिंदू समाज को कह रहे हैं। बीजेपी हिंदू समाज कब से हुई? आरएसएस हिंदू समाज की प्रतीक कब से हुई? या मोदी जी कब से हिंदू समाज के ठेकेदार हो गए? तो उस पूरे नैरेटिव को देखिए, मोदी जी और उनका जो पूरा सिस्टम है, जगरनॉट है, जो आईटी सेल है, वो इस मैनिपुलेशन की ही माहिर है, अर्थ का अनर्थ करने की ही माहिर है। चूंकि उनके पास इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं है जो राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में उठाए या खड़गे साहब ने उठाए, तो अब उनके पास चारा क्या है? उसकी शुरुआत निर्मला सीतारमन से करवाई है। खुद प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव लिया कि देखिए हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है, और उसके बाद वही लाइन लेते हुए निर्मला सीतारमन, और जब हम ये बातचीत खत्म करेंगे तब तक आप देखेंगे कि आईटी सेल इसका क्या बना चुकी होगी, बवाल बना चुकी होगी। वो इनकी एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, क्योंकि धर्म के पीछे कौन छिपता है ये सारा देश जानता है। जब आपके पास डिलीवरी ना हो, जब आपके पास इश्यूज ना हो, जब आपके पास जवाब ना हो, जब आपके पास नैरेटिव ना हो, जब आपके पास विजन ना हो, तो आप क्या करते हैं? फिर आप मिस अप्रोप्रिएट करते हैं, मिसलीड करते हैं, जो लगातार 10-12 साल से ये करते आए हैं। मोदी जी 2014 में अच्छे दिन से, कहाँ है अच्छे दिन? 2019 में पुलवामा कि राष्ट्रवाद, वो राष्ट्रवाद सारा दिख रहा है लद्दाख में, चाइना ने दिखा दिया इनका सब सारा राष्ट्रवाद। चाइना का नाम नहीं निकलता मुंह से, लद्दाख का नाम नहीं निकलता मुंह से, मणिपुर का नाम नहीं निकलता मुंह से। तो जितने भी मोदी जी के जो मिथक गढ़े गए थे, 56 इंची सीना, मजबूत प्रधानमंत्री, ये पता नहीं क्या क्या, वो एक एक चीज आज उधेड़ के जनता के सामने रख दी गई। और ये केवल शुरुआत है बुशरा जी, ये अंत नहीं, ये शुरुआत है, बड़ी इफेक्टिव शुरुआत है। और देखिए इनके पास मीडिया का जो बल है वो अभी तक हिंदुस्तान में नहीं देखा गया। 10 साल से अगर ये राज चला रहे हैं तो दो ही चीजें चला रहे हैं, एक तो डर से और दूसरा मीडिया से। मीडिया की जुगलबंदी, मीडिया की जो भी कीर्तन मंडली है वो शुरू हो जाएगी। देखिए राहुल गांधी कंप्लीटली मिस अप्रोप्रिएट करेगी। अब ये अपोजिशन को देखना है कि वो अपने नैरेटिव पे कैसे स्टिक करती है। आज उन्होंने एक्सपोज कर दिया, देयर इज नो डाउट, लेकिन इस नैरेटिव को बिल्ड करके रखना है। 3 कानून आज से लागू हुए हैं, नहीं आईपीसी नहीं लागू हुई है दंड संहिता के नाम से, और सारा वो एक ऐसा इशू है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, और उसके खतरनाक परिणाम सामने आने वाले हैं पूरे देश के सामने। चाहे वो मानवाधिकार का मसला हो, चाहे तमाम ऐसी चीजें हो, चाहे उसकी इफेक्टिविटी हो, चाहे उसकी इंप्लीमेंटेशन हो, ये सारे वो मसले हैं जिन पे अपोजिशन को लगातार आक्रामक रुख अपना करके जनता के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके सारे परिणाम आने वाले हैं। और किसी भी मसले पर आपने देखा होगा पिछले 10 साल में, चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे कोई भी इशू था, जो कुछ राहुल गांधी ने कहा वो उसके बाद उसका फॉल आउट वही हुआ जो उन्होंने बताया था। तो अब वो समय है कि इस नैरेटिव को छोड़ना नहीं। बीजेपी इससे भागेगी। कल प्रधानमंत्री का जवाब आप देखिएगा, उसमें भावुकता होगी, उसमें तमाम चीजें होंगी, उसमें गरीब कल्याण होगा, लेकिन अडानी का नाम नहीं होगा, किसी नीति का जिक्र नहीं होगा, अग्निवीर का नाम नहीं होगा। राजनाथ जी आज कह रहे थे अग्निवीर को लेकर, अगर इतनी अच्छी योजना है तो उन्होंने चुनाव में मांगा क्यों नहीं वोट उसके नाम पे? युवाओं से कनेक्ट करते ना उसपे। तो ये सरकार बेसिकली दे हैव लॉस्ट देयर नैरेटिव एक्चुअली, और उस नैरेटिव को विपक्ष ने हड़प लिया है। अब उसको अपने अल्टरनेट मीडिया के जरिए वो इसको कितना चला करके सरकार को मैट पे ला सकते हैं,
ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बुशरा जी। बाकी मोदी जी आज रिसीविंग एंड पे हैं और आने वाले टाइम में उनकी राह आसान नहीं है, ये आप निश्चित मान लीजिए। बस एक छोटी सी बात मैं कह रहा था, प्रोफेसर साहब सहमत होंगे शायद। मैं इस पूरी जो राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो सारी भाव भंगिमाओं को भी ऑब्जर्व कर रहा था। जब राहुल गांधी ने अयोध्या का जिक्र किया, अगर आपने ध्यान से देखा हो कि अयोध्या के अंदर क्या क्या हुआ, तो नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि इन्होंने यहाँ पर सर्वे भी कराया और इनकी इच्छा थी कि ये 2 बार, अयोध्या आ हाँ। जाए। और जब उन्होंने कहा कि सर्वे वालों ने बताया कि यहाँ आ मत जाना, तो उस टाइम प्रधानमंत्री की भाव भंगिमा देखने की थी। और फिर उन्होंने जब वाराणसी को लेकर के जाइब कहा कि आप वहां से बाल बाल बचकर निकले, तो ये कुछ कह रहा है। आज प्रधानमंत्री पहली बार अनप्रोटेक्टेड दिखे, डिफेंसिव दिखे, एक तरीके से एक्सपोज्ड दिखे अपनी वल्नरेबिलिटीज के प्रति। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने वहीं पे हिट किया जहां सबसे ज्यादा पीड़ा थी। चाहे वो अयोध्या की, उन्होंने क्या क्या कहा कि अयोध्या के नाम पर चुनाव लड़ते हैं उन किसानों की जिनकी जमीनें ली गई, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। ये बात कौन कह सकता है बुशरा जी? आप दोनों सहमत होंगे। ये बात वो व्यक्ति कह सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। मोदी को तो इस बात का पता भी नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि इतनी दुकानें तोड़ दी गई, इतने घर तोड़ दिए गए, वो बहुत बड़ी बात है। और वो पूरे हिंदू समाज को भी एक मैसेज है। क्योंकि आपको याद होगा शंकराचार्य जी ने क्या कहा था जब उसके बनारस की बात आई थी कि बनारस में इतने मंदिरों के अंदर रखी इतनी प्रतिमाओं को यूं तोड़ दिया गया। उन सारी चीजों का कुल जमा है ये जो आज भाजपा देख रही है, जो उनके अपने कारनामे हैं कि हिंदू के नाम पर वो करते हैं। जो मूर्तियां थी पुराने प्राचीन मंदिरों की, वो कैसे पड़ी हुई थी एक तरीके से, तब शंकराचार्य जी ने आपत्ति की थी। आज राहुल गांधी ने उन्हीं जख्मों को फिर से कुरेद दिया और जो हिंदू का ठेका था इनका, उसको बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया। चाहे वो राम मंदिर के टपकने का सवाल हो, राम मंदिर की जमीन एक्विजिशन का सवाल हो, चाहे विकास के नाम पर विनाश का सवाल हो, लोगों की जमीनें हड़पने का मामला हो, वो सारी चीजें जो उत्तर प्रदेश की जनता के जहन में फिर से ताजा हो गई। और प्रधानमंत्री की ये बात कितनों को पता थी कि अयोध्या में भी चुनाव लड़ना चाहते थे, वो उन्होंने सर्वे कराया था। तो जितनी भी चीजें थी वो आज सारी की सारी उधेड़ के रख दी गई है, सारी बकिया उधेड़ दी गई है। और यही मोदी की आज के बाद बड़ी चिंता होगी कि अब तक वो जिस आवरण में रहते थे वो आवरण एक्सपोज हो गया है। और जब आपकी जी। वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज हो जाती हैं तो आपकी डिफेंस ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाती है। आज वो पूरे देश ने सदन के अंदर देखा।